Hello aspirants, I welcome you all on YouTube channel of Kautil Academy Jabalpur branch. Under economics, today the topic we are going to discuss is related to the banking part, and name of the topic is financial inclusion. This topic is equally important for all civil services exams, especially from UPSC and MPPSC point of view. There are regular questions being asked in pre as well as in mains level. Under this topic, probably it will take 2 parts to cover the whole topic. Under this topic, there are 4 things mainly that we have to cover. The first thing, what does mean by financial inclusion? फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन ये क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है. दूसरे पोर्शन में हम लोग बात करेंगे इसके इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस की. व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट. थर्ड पोर्शन में हम लोग बात करने वाले हैं द इनिशिएटिव्स taken by various organizations including the government to achieve financial inclusion in the country. देश के अंदर वित्तीय समावेशन को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं अलग अलग समय पर, उसकी चर्चा हम करेंगे. और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे what are the challenges which are associated with it. क्यों अभी भी पूरी तरह से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव नहीं कर पाए हैं, कहाँ पर है कि अभी भी समस्या सरकार को आ रही है. तो ये 4 चीज़ें जो है इस टॉपिक के अंदर हम लोग कवर अप करेंगे. प्रॉबेबली इस पार्ट में हम ये दोनों चीज़ों को स्टडी करेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है. तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ. क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो दो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक येट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? वित्तीय समावेशन, जैसे कि वर्ड से ही पता लगता है, इंक्लूजन इंक्लूड शब्द से बना है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना. इसका मतलब यह है कि वो लोग जो अभी तक वित्तीय रूप से नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें वित्तीय रूप से जोड़ना, और आसान भाषा में कहें तो लोगों को बैंकों से जोड़ना. बहुत आसान शब्दों में इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, इट मीन्स और इट इज प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग banking and other financial services to the disadvantaged section of the society at an affordable cost. So in my opinion, this is what should be a standard definition of financial inclusion. Though financial inclusion could have been defined in many ways, but there are few keywords that you have to use in the definition. The first keyword over here is providing banking and other financial services. Now, जो 3 कीवर्ड्स हैं जो आने ही चाहिए आपकी परिभाषा में. पहला है बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज. व्हाट डज मीन बाय अदर फाइनेंशियल सर्विसेज? अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से मतलब ये है कि जो उससे जुड़ी हुई वित्तीय सेवाएं हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, बेसिक इंश्योरेंस लोगों को प्रोवाइड करना, या इसके अलावा चीपर क्रेडिट लोगों को प्रोवाइड करना. तो बैंकिंग और उससे जुड़ी जो और वित्तीय सेवाएं हैं ये सभी लोगों तक पहुँचाना, टू ऑल द पीपल. स्पेशली द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन, अंडर प्रिविलेज सेक्शन, डिसएडवांटेज सेक्शन है ना. गैर लाभान्वित मतलब वो लोग जिनको कि अभी तक बैंकों से नहीं जोड़ा जा सका है, उनको बैंकों से जोड़ना, और वो भी उस कीमत पर जिसे वो अफोर्ड कर सके. तो आप पाएंगे कि शहरों में लगभग जो मध्यम वर्ग है, जो मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है, वो तो बैंकों से जुड़ा हुआ है.
हम सभी के बैंक में सेविंग या करंट अकाउंट हैं, हम लोगों को सभी लगभग सभी बैंकिंग सेवाएं हम लोगों को मिलती हैं। दिक्कतें आती हैं या तो बहुत ही गरीब वर्ग में, या फिर वो लोग जो बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, दोज हु आर लिविंग इन रिमोट एरियाज, हिली एरियाज। तो वो जो बहुत दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, प्लस वो जो बहुत गरीब हैं, शहरों में अगर हम बात करें तो साइकिल रिक्शा पुलर या डेली वेजर्स या बेगर्स, तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं वो बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है, और दूसरा वो जो बहुत दूर दराज इलाके में रहता है। सो दिस इज़ व्हाट द टारगेट सेक्शन इज़। ऐसे लोगों को बैंकों से जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसे वित्तीय समावेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल में वित्तीय समावेशन क्या होता है ये आपको ठीक तरीके से समझा पाया। सरकार ने बहुत समय से, लंबे समय से ये कोशिश करी है कि लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों सरकार या आरबीआई इसके लिए इतनी सारी कोशिशें कर रहा है? तो इसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन की। आप ये पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर व्यक्ति जो कि खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उन तक अभी भी एडिक्वेट क्रेडिट नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर आप समय में जितना पीछे जाएंगे तो ये अनुपात जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। Now, there is a lot of proportion of people who are not getting cheaper and adequate credit in the rural areas, especially for agriculture purpose. So that's where the problem starts. That is what the basic problem start. Secondly, it is important for the social justice, for providing social justice. That means banking services are not only for privileged section of the society. It should be provided to the all section of the society. So that is where from social justice point of view, financial inclusion is important. By providing financial inclusion, we can develop saving habit among the poor. You see, daily wages, or there are many people who earn on daily basis and they spend the earned amount. So they don't save anything for their near future. By connecting them to the bank, we can actually promote them to save a little, a small portion of their income for the near future. Next, when we talk about significance, the most important significance is access to access to timely, cheaper and adequate credit. That is what I was talking about. आप पाएंगे कि पिछले समय में लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के लिए, गांव के लाला, मुंशी, मुनीम या लैंडलॉर्ड्स के ऊपर, है ना, ज़मींदारों के ऊपर। सो आज भी एक बहुत बड़ा पोर्शन, स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। तो लोगों तक आसानी से लोन पहुंचाया जा सके, और ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं, ये इसलिए भी ताकि लोग अपनी स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। Small scale activities. Apart from that, you will also observe that for their personal needs, ना, मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है, कोई छोटा किसान है, उसके कच्चा मकान था वो गिर गया, उसको उसकी मरम्मत करानी है, या उसके अलावा उसके बच्चे की शादी है, उसको मोपेड खरीदनी है, इस तरह की उसकी जो पर्सनल नीड्स हैं उनको भी फुलफिल किया जा सके, इसके लिए भी चीपर क्रेडिट प्रोवाइड करना जरूरी है, जिसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है। तो वित्तीय समावेशन सोशल जस्टिस प्रोवाइड करता है, सेविंग हैबिट डेवलप करता है, एक्सेस करता है टाइमली क्रेडिट को,
इसका जो सबसे ज़रूरी और बड़ा एडवांटेज है वो है DBT, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। आई एम क्वाइट श्योर कि ये DBT का नाम आपने सुना होगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स का मतलब है जितने भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स स्पेशली टू द वीकर सेक्शंस प्रोवाइड किए जाने हैं वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाए। जैसे कि आप अभी सुनते हैं कि गैस जो सिलेंडर गैस की सब्सिडी है वो सीधे खाते में आने लग गई थी। हालांकि करेंटली अभी तो उस पर कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, लेकिन जब मिला करती थी वो सीधे खाते में आया करती थी पहल योजना के अंतर्गत। तो केवल सब्सिडीज़ ही नहीं या सब्सिडीज़ भी हर तरह की, किसानों को फर्टिलाइज़र सब्सिडी या बच्चों को स्कॉलरशिप, मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को पेंशन, उनका मेहनताना, उनकी वेजेस, या एल्डर्स को पेंशन, अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन, ये सभी के सभी बेनिफिट्स लोगों के सीधे खाते में प्रोवाइड किए जाए। इसके अपने दो एडवांटेज हैं। पहला, ये भी सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है। दूसरा, लोगों तक पूरे बेनिफिट्स पहुंचते हैं। आप ये पाएंगे कि जब ये सारा ट्रांसफ़र फिजिकली हो रहा था, यानी मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को एक आदमी खुद तनख्वाह देता था, तो वहाँ पर तनख्वाह का एक ही हिस्सा मिलता था, एक हिस्सा वहाँ से गायब कर लिया जाता था। ये बिचौलियों में, यानी जो मिडिल मैन्स होते थे, वो बीच में गायब कर देते थे। तो ये जो बेनिफिट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, जब वो फिजिकली ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उसमें पहला तो सरकार को एफिशिएंसी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा सेटअप लगाना पड़ता है, खर्चा ज़्यादा होता है। और दूसरा हिस्सा ये कि उस पर लोगों तक पूरे बेनिफिट्स नहीं पहुंचते। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के जरिए लोगों तक पूरे बेनिफिट्स पहुंचाए जा सकते हैं, पर उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम लोगों के खातों में पैसा तब पहुंचा सकेंगे जब लोगों का खाता होगा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो सोशल जस्टिस, सेविंग हैबिट्स, चीपर क्रेडिट के साथ साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को भी प्रमोट करता है, जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। इसके अलावा जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारी अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में आएगा। इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारा पैसा है जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहा, पैरेलल इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंकों से जुड़ेंगे, लोग अपना पैसा बैंकों में रखेंगे, ये पैसा आगे बैंक इन्वेस्ट करेंगे, लोन के रूप में लोगों को देंगे, इससे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, ज़्यादा ग्रोथ को प्रमोशन मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा में आ सकेगा। इससे ही हमें कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करने में मदद मिलती है। जब लोगों के पास बैंक अकाउंट्स होंगे, वो डिजिटल पेमेंट्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो डिजिटल पेमेंट ज़्यादा करेंगे तो इससे कैशलेस इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि पैरेलल इकोनॉमी को, करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इन ऑल अगर आप देखें तो इससे केवल लोगों को फ़ायदा नहीं है, जो व्यक्ति बैंक से जुड़ेगा उसे तो फ़ायदा है ही कि उसकी सेविंग हैबिट डेवलप होगी, उसे आसानी से समय पर क्रेडिट मिल पाएगा, सस्ता उधार मिल पाएगा। इससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को भी फ़ायदा है। ज़्यादा पैसा बाजार में आ सकेगा तो ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, ग्रोथ बढ़ेगी, और कैशलेस इकोनॉमी को जितना प्रमोशन किया जाएगा या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जरिए ये करप्शन को भी कम करने में मदद करता है। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के फ़ायदे बड़े सारे हैं। यही कारण है कि सरकार बहुत लंबे समय से इस चीज़ पर कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ पाएँ। इस श्रेणी में, इस सीरीज़ में अगर हम देखें तो केरला पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव किया गया। वो पहला स्टेटस है 100% फाइनेंशियली इंक्लूडेड स्टेट। अगर हम देखें तो पहला स्टेटस मिला केरला को।
100% फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति का बैंक खाता है। यहाँ पर मतलब ये है कि हर परिवार में से कम एक व्यक्ति का बैंक खाता तो है, ताकि हम वहाँ तक उस तक वित्तीय सेवाएं पहुँचा सकेंगे। तो अगर परिवार में से किसी एक व्यक्ति का भी खाता बैंक में है तो उसे हम फाइनेंशियली इंक्लूडेड मानेंगे। अब अगर हम बात करें कि क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने में, तो उसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Initiatives or steps which are taken by the government to achieve financial inclusion. इवन ये कह देना कि सिर्फ सरकार ने स्टेप्स लिए हैं, कह देना काफ़ी हद तक ठीक नहीं होगा। सरकार के अलावा आरबीआई या नाबार्ड ने भी अपने अपने लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए बड़े सारे कदम उठाए हैं। या इसके अलावा भी बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, वो भी अपने लेवल पर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग पेनिट्रेशन किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ा जाए। इस श्रेणी में आरबीआई द्वारा एक लीड बैंक योजना 1969 में लाई गई। इन 1969 आरबीआई लॉन्च लीड बैंक स्कीम। What is this lead bank scheme? Lead bank scheme is basically a area approach. It's a area approach to achieve financial inclusion. How it works? You see, under lead bank scheme, RBI appointed a bank as a lead bank of each district. So RBI designated a bank a status of a lead bank in every district. So the responsibility of that lead bank is to achieve more financial inclusion in that district. Apart from that, more banking penetration to remove some of the financial difficulties in that district. Now, हर जिले में एक बैंक को लीड बैंक का दर्जा दे दिया गया, जिसको काम दिया गया कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़िए। तो लीड बैंक, आप अपने ज़िले का कोशिश करें कि पता करें लीड बैंक कौन सा है। हर ज़िले में एक बैंक को लीड बैंक का दर्जा दिया गया है ना। 1969 की ये स्कीम है। इसके बाद अगर आप इम्पॉर्टेंट स्टेप में देखेंगे तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे 1975 में आरआरबीज़ का आना, रीजनल रूरल बैंक्स। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ही था रूरल बैंकिंग को प्रमोट करना। या उसके बाद 1982 में नाबार्ड का बनना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए नाबार्ड का बनाया जाना। तो ये बेसिकली रूरल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए बने थे, जहाँ पर कि बेसिकली प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक स्पेशल अकाउंट्स आरबीआई ने अलग अलग समय पर इंट्रोड्यूस किए लोगों को बैंकों से जोड़ने के लिए, जिसमें एक पॉपुलर है BSBDA। एक पॉपुलर स्टेप आरबीआई का BSBDA स्टैंड्स फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जैसे कि नाम से पता लगता है, इट इज़ अ सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, है ना। ये एक बचत खाता होता है, जैसा आप लोग बचत खाता खोलते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं। लिमिटेशन क्या होगी कि जैसे इसकी एक लिमिटेशन ये है द बैलेंस शुड नॉट एक्सीड ₹50,000 ना। इस खाते का फ़ायदा केवल उन्हीं लोगों को मिले जो गरीब हैं या जो गैर लाभान्वित हैं, जो लोग अभी तक बैंकों से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए आरबीआई ने यहाँ पर एक लिमिट रखी कि 50,000 रुपये से ज़्यादा आप इस खाते में जमा नहीं कर सकते। इसके अलावा 4 बार से ज़्यादा आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। 10,000 से ज़्यादा क्रेडिट नहीं कर सकते एक दिन में, एक महीने में। एक महीने में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर सकते। क्रेडिट का मतलब यहाँ पर जमा करने से।
एक महीने में 10,000 रुपये से ज़्यादा जमा नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस के साथ एक स्पेशल अकाउंट्स खोले गए टू द डिसएडवांटेज पीपल। BSBD अकाउंट्स के अंदर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे प्रमोट करेगा या नॉर्मल अकाउंट से ये कैसे अलग है, तो इसमें पहले तो ये है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा बैंकिंग चार्जेस नहीं है, कोई अतिरिक्त बैंकिंग चार्जेस नहीं लिए जाते जैसे हम लोगों से मोबाइल की सर्विसेज के लिए, SMS के सर्विस के लिए चार्ज लिए जाते हैं या और ATM वगैरह को मेंटेन करने के लिए जो चार्ज लिए जाते हैं वो यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर KYC को रिलैक्स किया गया है। KYC नो योर कस्टमर नॉर्म्स। जब कभी हम बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो हमसे एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है। BSBD अकाउंट खोलने के लिए एक ही आइडेंटिटी प्रूफ से ये खाता खोल दिया जाएगा, है ना। उसमें एड्रेस प्रूफ अलग से नहीं देना होता। अगर आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर एड्रेस प्रूफ भी है तो उसी से खाता खोल दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ केसेस में बिना आइडेंटिटी प्रूफ के भी खाता खोला जा सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति अपने क्षेत्र के, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो वहाँ के सरपंच से, या फिर शहरी क्षेत्र है तो वहाँ के पार्षद से ये लिखवा करके ले आए कि वो इस पते पर इतने इतने समय से रह रहा है और वो व्यक्तिगत रूप से वो उन्हें जानते हैं, तो उसे भी आइडेंटिटी की तरह कंसिडर करके खाता खोल दिया जाएगा। तो KYC को यहाँ पर रिलैक्स किया गया ताकि लोगों को बैंकों से जोड़ना आसान किया जा सके। तो KYC का रिलैक्स किया जाना, BSBD अकाउंट्स लाया जाना या लीड बैंक स्कीम, ये कुछ स्टेप हैं जो कि RBI ने लिए हैं बैंकों से जोड़ने के लिए लोगों को। अब अगर हम सरकार की बात करें तो एक और स्टेप जो RBI द्वारा लिया गया है वो है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल 2006 में लाया गया। और ये बड़ा सामान्य सा मॉडल है। इसके अंतर्गत किसी एक क्षेत्र में, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में, जो रिटायर्ड टीचर हैं या रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो लोगों को पहला तो जानकारी दें कि बैंकिंग सेवाओं का लाभ कैसे लिया जाएगा, उन्हें कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको मिल सकता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, यहाँ तक कि वो उन्हें पेपर वर्क में भी मदद करेंगे। दे विल ऑल्सो हेल्प इन द पेपर वर्क, है ना। लोग फाइनेंशियली अवेयर नहीं हैं, फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है, कहाँ जाना है, क्या पेपर भरना है, कैसे वो योजना का लाभ मिलेगा। तो पहला तो योजना के बारे में लोगों को बताना, दूसरा उससे उनको क्या लाभ मिलेंगे, पेपर वर्क में मदद कराना और वो ला करके बैंक में जमा करना। तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट का पहला बेसिक काम होगा, पेपर वर्क वगैरह करना। अब अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट को माइक्रो ATM दे दिया गया है। माइक्रो ATM बिल्कुल वही है जिसे हम स्वाइप मशीन कहते हैं, या बैंकिंग भाषा में उसको पॉइंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो एक पॉइंट ऑफ सेल यानी स्वाइप मशीन की तरह उन्हें दे दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल गांव में लोग पैसा निकालने और जमा करने के लिए कर सकेंगे। तो यहाँ तक कि एक बार खाता खोलने के बाद लोगों को बार बार बैंक आने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के ज़रिए वो अब कुछ हद तक अपनी बैंकिंग सेवाएं भी ले सकते हैं। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल भी एक काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल है फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने के लिए। अब अगर हम बात करें सरकार के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स की, तो सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। एक है जैम, इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बात होगी प्रधानमंत्री जन धन योजना की। जैम का मतलब है जनधन, आधार, मोबाइल। ये शब्द आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलेगा, जैम ट्रिनिटी। जैम का मतलब जनधन से है। अच्छा, जनधन योजना से आप सभी वाकिफ हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना सन 2014, 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त 2014 को इसको अनाउंस किया गया था लाल किले से। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति खाता खुलवाएगा तो उसे 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस
प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा ये भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, अतिरिक्त आपको कोई बैलेंस मेंटेन करना नहीं है, बिल्कुल BSBDA की तरह। BSBDA भी एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस तरीके से भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने में मदद मिलती है। आप समझ पा रहे हैं कि जो गरीब व्यक्ति है वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। अगर आप सामान्य सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे, एक नॉर्मल जनरल बैंक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, सो देर इज अ मिनिमम लिमिट दैट यू हैव टू मेंटेन, है ना। वो लिमिट यहाँ पर PMJDY में या फिर BSBDA के अंतर्गत नहीं होती। तो 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और जीरो बैलेंस अकाउंट। इसके अलावा 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक प्री विड्रॉल फैसिलिटी या एक तरह का दिया जाने वाला उधार है जो कि आप ज़रूरत पड़ने पर ले सकते हैं बैंक से, प्री अप्रूव्ड लोन की तरह ये, है ना। जैसे हम लोगों का बैंक खाता सेविंग बैंक अकाउंट में, आप अगर आपके पास जितना भी बैलेंस है उतना ही पैसा आप निकाल सकेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना में जितना बैलेंस आपके पास है वो तो आप विड्रॉ कर ही सकते हैं। आप 5,000 रुपये अतिरिक्त विड्रॉ कर सकते हैं, जिसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। तो 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जीरो बैलेंस अकाउंट, 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इन 3 बेनिफिट्स के जरिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कोशिश ये करी गई कि ज़्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट खोले जाएँ, वो लोग जो जिनके कि अभी तक बैंक अकाउंट नहीं है। तो जन धन योजना के अंतर्गत बैंक अकाउंट तो खोल लिए गए। उसके बाद आधार से इन्हें लिंक करा के कोशिश करी गई कि बेनिफिट्स को डायरेक्टली बैंक खाते में प्रोवाइड किया जाए। आधार से इनको लिंक करा लिया गया और मोबाइल से भी इसे जोड़ लिया गया। तो मोबाइल यूज किया गया डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, पेमेंट्स को ज़्यादा आसान बनाने के लिए। तो जनधन, आधार और मोबाइल का इस्तेमाल करके डिजिटल जो पेमेंट्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया सरकार के द्वारा। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो सरकार के द्वारा लिया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि क्या चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, सरकार अभी भी क्यों इतनी कोशिशें कर रही है, RBI या सरकार 1969 की लीड बैंक स्कीम है या RRBs 1975 से RRBs काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि अभी भी किसान को उधार लेने के लिए ज़मींदार के पास जाना पड़ता है। अभी भी सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्र में, विच इज़ बिकॉज ऑफ क्रेडिट थ्रू इनफॉर्मल सेक्टर। तो क्या कारण है कि सरकार अभी भी लैग कर रही है, अभी भी हम 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव नहीं कर पाए हैं। तो उन चैलेंजेस में 3 बड़े चैलेंजेस जो हमें दिखाई देते हैं वो है, पहला लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इट मीन्स अभी भी बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके की मोबाइल ऐप डेवलप नहीं है, जिनके की मोबाइल ऐप हैं तो भी लोग बैंक से नहीं जुड़ पाए हैं, बैंकिंग सेवाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका है डिजिटल फॉर्म में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाना, या फिर आप देखें कि बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां पर कि कोई बैंक नहीं है। हालांकि सरकार ने इस तरफ कोशिश की है अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस या स्मॉल एंड पेमेंट बैंक्स के जरिए वहां तक पहुंचने के लिए। स्मॉल पेमेंट बैंक्स या अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस, ये भी स्टेप्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के ही हैं। जो इनिशिएटिव्स हमने कवर किए हैं, दीज आर फ्यू। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स भी हैं जो सरकार के द्वारा या RBI के द्वारा लिए गए हैं। तो उसके बावजूद आप पाएंगे कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई रह रहा है तो उसके आसपास अगर बैंक नहीं है और बैंक की दूरी मान लीजिए 15 किलोमीटर है, तो हर बार पैसा जमा करने के लिए या निकालने के लिए वो बार बार बैंक नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरत है कि कम से कम एक ATM उसके क्षेत्र में खुल जाए। तो अगर एक ATM भी खुल जाएगा तो वो अपने ATM कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। तो डेबिट कार्ड का होना लोगों तक, वो ये लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक परफेक्ट एग्जांपल है जो चैलेंज अभी भी बना हुआ है। दूसरा है डिजिटल डिवाइड। हालांकि 4G के आ जाने के बाद से आप पाएंगे कि लोग स्मार्टफोन्स और इंटरनेट का इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो उतने टेक्नो सेवी नहीं हैं, दोज हु आर नॉट दैट मच टेक्नो सेवी, तो वो डिजिटल पेमेंट्स को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो वो जो शहरी क्षेत्र में है या जो अवेयर है वो तो कंप्यूटर और मोबाइल और इसके अलावा अतिरिक्त इंटरनेट और सभी सेवाओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और उनके ज़रिए बैंकिंग और अदर फैसिलिटीज़ ले पा रहे हैं। लेकिन वो जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं वो अभी भी इससे दूरी
जो है उनकी बनी हुई है। तीसरा जो है वो है इनफॉर्मल एंड कैश डोमिनेंट इकोनॉमी, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। आप ये पाएंगे कि ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन लोगों ने कैश का इस्तेमाल कम और डिजिटल पेमेंट्स को इस्तेमाल करना वो बढ़ गया था। लेकिन जैसे ही लोगों के पास फिर से दोबारा कैश आया, अब हम लोग पेट्रोल भराने के लिए बहुत कम डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो ये अनुपात बहुत और कम होता चला जाएगा। तो वापस से लोग फिर से कैश डोमिनेंट हो गए हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल तरीके से और कैश का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ना कि वो बैंकिंग पर ज़्यादा निर्भर हैं। तो ये 3 मुख्य वजह हैं कि अभी भी हम फुली फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव नहीं कर पाए हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चंस को देखें तो इसमें से अलग अलग डायमेंशन पर इन 4 पॉइंट्स पर तो सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम बात करें एमपीपीएससी की तो करीबन 4 से 5 बार स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है वहाँ पर कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है और व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो वहाँ पर आपको जो मेजर पॉइंट्स हैं वो अगर आप कवर अप कर लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या, लोगों को बैंकों से जोड़ने की प्रक्रिया, और उसके लिए क्या कुछ स्टेप सरकार ने लिए हैं, BSBDA हो गया या प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, स्मॉल पेमेंट बैंक्स का आना हो गया, या डिजिटल अगर हम देखें तो रुपे कार्ड या वाइट लेवल ATM, जितनी नए टेक्नोलॉजी UPI जो है, ये सारा जो नया डिजिटल रिफॉर्मेशन हुआ है तो इससे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ोतरी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो अगर इससे हट के क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जैसे एक क्वेश्चन अगर हम UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन फर्दरिंग द कॉज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए या अमेलोरेट करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज का क्या रोल है। तो वहाँ पर हमको स्पेसिफिकली बात करनी है कि पहला फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, पहले आप फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन करिए, फिर उसके बाद जब बॉडी वाला पोर्शन आएगा उसमें हम बात करेंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का क्या रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने में। और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग अगर बात करें तो वहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे रुपे कार्ड, ये भारत का खुद का पेमेंट गेटवे है। इसको लाने के बाद से जो कार्ड बेस्ड पेमेंट सर्विसेज हैं वो काफ़ी सस्ती हो गई हैं और उस वजह से ये संभव हो पाया है कि लोगों को ज़्यादा आसानी से बैंकों से जोड़ा जा सके। अगर हम प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो उसके अंतर्गत जितने भी खाते खोले गए हैं उन सभी में रुपे कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है एज डेबिट कार्ड, है ना। डेबिट कार्ड में सबको रुपे कार्ड दिया जा रहा है, या ज़्यादातर RRBs के ज़रिए जो खाता खोलेंगे तो वहाँ पर अब रुपे कार्ड ज़्यादा चल रहा है। तो रुपे कार्ड जो है वो क्योंकि भारतीय है, वीज़ा या मास्टर कार्ड जो इसके और कॉम्पिटिटर हैं वो विदेशी हैं, तो पहला तो वो महंगे भी हैं, वहाँ पर ये डर भी है कि हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर चली जाएगी। तो वो सारी वजहों से अगर हम देखें तो रुपे कार्ड ज़्यादा आसान है। दूसरा एक डिजिटल जो रिफॉर्मेशन है वो है वाइट लेवल ATMs। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर कोई हिली एरिया है, कोई दूर दराज का इलाका है, रिमोट एरिया है, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि थोड़ी दूरी बहुत ज़्यादा रहती है ना, शहरी क्षेत्र से या अर्बन लोकेलिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पर बार बार व्यक्ति बैंक नहीं आएगा। उसके लिए वाइट लेवल ATMs एक अच्छा ज़रिया हो सकते हैं। वाइट लेवल ATM वो ATMs होते हैं जो कि नॉन बैंकिंग कंपनियों द्वारा लगाए जाते हैं। नॉन बैंकिंग कंपनी ATM लगाएगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसका एक पोर्शन उन्हें कमीशन के फॉर्म में मिलेगा। इसके लिए लिमिट ये है कि वाइट लेवल ATMs 2:1 के रेशियो में लगाए जाएंगे। दैट मीन्स 2 ATMs इन रूरल एरियाज एंड 1 ATM इन अर्बन एरियाज। हालांकि टीयर फॉर्म में बांटा गया है, पर ठीक है, हम मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हैं कि जब 2 ATM ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे तभी एक कंपनी एक ATM अर्बन एरिया में लगा सकती है। इस वजह से प्रमोट किया जाएगा रूरल एरियाज़ में ATM लगाने से, और जब लोगों को रुपे कार्ड के ज़रिए कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे और वाइट लेवल ATM के ज़रिए ज़्यादा ATM लगाए जाएंगे तो इस तरीके से लोगों को ATM इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में अगर आप बात करें भीम एंड UPI,
भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई और भीम ऐप के ज़रिए आप अपना मेरे ख्याल अब तो हम सभी लोग यूपीआई का इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्रों तक भी लोगों को ये अवेयर किया जा रहा है कि वो अपने बैंक खाते खोलें, यूपीआई के ज़रिए वो कहीं पर भी पेमेंट्स कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन, इन माई बिलीव, द चैलेंज ओवर हियर इज़ द ओल्डर पीपल आर नॉट दैट मच टेक्नो सेवी। जो पुराने लोग हैं वो उतना ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो यंग जनरेशन है वो फिर भी टेक्नोलॉजी या थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी समझती, इतना टेक्नोलॉजी तो समझती कि मोबाइल के ज़रिए पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो यूपीआई एक बहुत रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, स्पेशली डिजिटल टेक्नोलॉजी में ये एक रिवोल्यूशन के फॉर्म में ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंच पा रही है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का क्या रोल रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन को फर्दर बढ़ाने में। लास्ट फॉर्म में एक क्वेश्चन सीधा जो पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस still facing by the Indian government to achieve financial inclusion। तो उसमें आप इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिजिटल डिवाइड है या फिर इनफॉर्मल या कैश डोमिनेंट इकोनॉमी है, तो ये एक चैलेंज बना हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव करने में। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये 4 डायमेंशंस हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो इसका सब डायमेंशन है दैट इज डिजिटल रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगर इतना कवर अप कर लेते हैं तो मेरे ख्याल फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।